हेलो स्टूडेंट, मैं हूं योगेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस में। हमने हमारी पिछली वीडियो में जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है उसका हमने पूर्ण अध्ययन किया है और आज हम हमारी इस वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिक समावयवता। ओके, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझना आवश्यक है। ओके, तो उसके बाद में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को आसानी से समझ सकते हैं इन पॉइंट्स को। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? समतल ध्रुवित प्रकाश। ओके, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, पीपीएल शॉर्ट में। ओके, तो ये क्या होता है कि साधारण प्रकाश में भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य की विकिरणें उपस्थित होती हैं। ओके, कि उनका क्या जो लैम्डा का मान है वो क्या होता है, अलग अलग होता है सबके लिए। ओके, तो इसलिए क्या है, साधारण प्रकाश है ना जो एक तल में गमन नहीं करता, एक तल में गमन नहीं करता। ओके, तो क्या है, जो साधारण प्रकाश है उसको यदि हम निकोल प्रिज्म एक सिस्टम होता है। ओके, इसमें से अगर हम इसको पास करते हैं, गुजारते हैं, तो जो प्राप्त होने वाला प्रकाश है ना जो एक ही तल में गमन करता है, जो वो गमन करने के पश्चात जो हमें जो जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम पीपीएल के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना कि ये क्या कहना चाह रहा है, समतल ध्रुव प्रकाश की जो साधारण प्रकाश होता है उसकी भिन्न भिन्न तरंग दैर्ध्य होती हुए, इसलिए वो क्या है अलग अलग तल में गमन करता है और उसको अगर हम निकोल प्रिज्म से गुजार दें तो वो एक ही तल में गमन करेगा। ओके, और वो जो हमें प्राप्त प्रकाश होता है उसे हम पीपीएल के नाम से जानते हैं। ओके, इस प्रकार से नीचे आपको पता रखा है। ओके, निकोल प्रिज्म से गुजारा तो हमें एक ही डायरेक्शन में, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में है। ओके, सेकंड जो पॉइंट्स है वो है हमारा पोलरीमीटर। ओके, ध्रुवणमापी बोलते हैं इसको। पोलरीमीटर क्या होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश के घूर्णन की दिशा व घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए। ओके, घूर्णन की दिशा व घूर्णन कोण ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर। ओके, उसे क्या बोलते हैं, पोलरीमीटर। ओके, ये क्या है, निकोल में से गुजारा हमें पीपीएल प्राप्त हुई। ओके, और ये क्या है, पोलरीमेट्री ट्यूब है, इसमें से होके इसको पीपीएल को गुजारते हैं तो हमें उसके घूर्णन की दिशा घूर्णन कोण ज्ञात कर सकते हैं। ओके, दिस ये रहा। तो इट मीन क्या है, गिवन ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। ओके, अगर डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन है तो। ओके, और यदि हमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज प्राप्त हो रहा है एक, और एक क्या प्राप्त हो रहा है, क्लॉकवाइज। ओके, एक डी प्राप्त हो रहा है, एक एल, वो एल हो रहा है, डी को हम प्लस से डिनोट करते हैं और एल को माइनस से। तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, पॉइंट बी नोटेड। इसको पॉइंट को नोट करना कि यदि यदि क्या हो यदि क्या हो, तल जो पीपीएल है वो तल को क्या कर दे, घुमा दे, रोटेट करा दे, लाइक दैट, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, तो जो वो कंपाउंड है वो क्या होगा, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। समझ गए आप, दो पॉइंट्स हो गए हमारे। पहला था हमारा पीपीएल, सेकंड वॉट, पोलरीमीटर। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर प्रकाशिक समावयव किसे बोलते हैं, ऐसे समावयव जो पीपीएल को रोटेट करा सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। ओके, पीपीएल समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करा दे, रोटेट करा दे। ओके, दो तरीके से रोटेट करा सकते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि डेक्स्टर रोटेटरी या लीवर रोटेट, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसको इनसे डिनोट करते हैं डी से या एल से। ओके, थर्ड जो हमारा पॉइंट है क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन। प्रकाशिक रूप से सक्रिय यौगिकों की घूर्णन क्षमता की तुलना करने के लिए एक विशिष्ट टर्म काम मिल जाती है। ओके, क्या बोल रहा है कि घूर्णन क्षमता बोलते हैं उसको, जो उसकी जो घूर्णन क्षमता है उसकी तुलना करने के लिए विशेष टर्म काम ली जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विशेष घूर्णन बोलते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल्फा लैम्डा टू टी, एल्फा ऑब्जर्व्ड बटे एल इंटू सी। ओके, तो एल्फा ऑब्जर्व्ड क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रोटेशन, लेंथ, ये एल क्या है, लेंथ ऑफ पोलरीमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर। ओके, इसका ध्यान रखना कि जो लेंथ है वो हमेशा डेसीमीटर में आएगी। ओके, तो आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो आप उनको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 10 सेंटीमीटर। ओके, सी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर एम एल। ओके, ग्राम पर एम एल, इसका ध्यान रखना। ओके, ये एक क्वेश्चन है
ओके, ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। ये क्या है, 6 ग्राम 2 ब्यूटेनॉल को 250 ग्राम ml विलियन में घोला जाता है। ओके, तो प्रेक्षित घूर्णन का मान +30 डिग्री एवं ट्यूब की लंबाई 300 mm है, तो विशिष्ट घूर्णन का मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो 300 मिलीमीटर है, उसमें कितने सेंटीमीटर होंगे, 30 सेंट। ओके, और 30 सेंटीमीटर है तो 1 डेसीमीटर में कितने मीटर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। ओके, 30 सेंटीमीटर में कितना होगा, 3। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एल का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, कंसंट्रेशन एल्फा ऑब्जर्व कितना दे रखा है हमें, 30 है। ओके, एल का मान कितना हो गया, 3 हो गया। ओके, कंसंट्रेशन की बात करें तो हमें क्या है, 250 ग्राम 250 ml दे रखा है पर ग्राम। ओके, तो कितना है टोटल, 6 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा, 6/250। ओके, समझ गए आप, 6/2 का जो 250, इसको सॉल्व किया, ये हमें ये प्राप्त हुआ। ओके, तो ये हमें विशेष गुणन का मान प्राप्त हुआ। हमें कोई डाटा दे रखा है तो आप आसानी से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नोट क्या है कि यौगिक की संरचना के द्वारा केवल ऑप्टिकली एक्टिविटी या इनएक्टिविटी को ही ज्ञात किया जा सकता है। संरचना से ऑप्टिकली एक्टिविटी और इनएक्टिविटी को ही ज्ञात कर सकते हैं। ओके, घूर्णन कोण की दिशा और घूर्णन कोण का मान है ना, जो केवल प्रयोगशाला में ज्ञात किया जा सकता है। ओके, प्रयोगशाला में हम ज्ञात कर सकते हैं इनको। ओके, ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अगर हम कंडीशंस की बात करें कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस क्या क्या हैं। ओके, जिस प्रकार हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस देखी थी। ओके, तो आइए कंडीशंस देखते हैं कि फर्स्ट क्या है। कि अगर फर्स्ट कंडीशन क्या हो, क्रेल कार्बन। क्रेल कार्बन क्या होता है कि ऐसा कार्बन जो भिन्न भिन्न समूह से क्या हो, जुड़ा हो, तो क्रेल कार्बन कहलाता है। ओके, क्रेल कार्बन का संकरण हमेशा क्या होता है, sp3 होता है, लाइक दैट। एग्जाम्पल ये है। ओके, यहाँ पे क्या है, इससे ये कार्बन है एक sp3 संकरित, इससे क्या है, 4 भिन्न भिन्न ग्रुप्स क्या है अटैच हैं, तो ये क्या होगा, क्रेल सेंटर होगा, क्रेल कार्बन होगा। ओके, यदि मॉलिक्यूल के पास एक क्रेल कार्बन है, ओके, इसके पास क्या एक क्रेल कार्बन है, तो वह अणु क्या होगा, 100%, ओके, 100% क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, तो आपको एक क्रेल कार्बन दिखे, आप डायरेक्टली बता दें कि ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है उसके। लेकिन कंडीशन है उसके क्या है, जो डिफरेंट ग्रुप्स, 4 जो डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। ओके, सेकंड क्या है कि यदि मॉलिक्यूल के पास एक से अधिक क्रेल कार्बन है, ओके, तो उसकी ऑप्टिकली एक्टिविटी और इनएक्टिविटी है जो उसका निर्धारण है, हम POS COS, ये आपको आगे पढ़ेंगे कि POS एंड COS क्या होता है। इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, एंड ये क्या होता है, द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ओके, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में विस्तार से जो भी। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड जो कंडीशन की क्या है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। यदि किसी अणु में सममिति तत्व, ओके, POS एवं सममिति केंद्र COS अनुपस्थित हैं, क्या है, अनुपस्थित हैं, तो असममित अणु कहा जाता है। ओके, तो पहली हमारी कंडीशन क्या थी, क्रेल कार्बन की, और सेकंड क्या है कि अगर किसी असममित अणु, किसे कहते हैं कि असममित अणु, मतलब जिसमें POS एंड COS नहीं हो। आपको हम आगे बताएंगे, नो टेंशन रहिए कि POS एंड COS क्या होती है, कि इसको किस प्रकार से देखा जाता है किसी कंपाउंड्स में। ओके, तो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ओके, आप तो अभी यहाँ पे क्या कंडीशंस को याद रखिए। ओके, आगे क्या बोल रहा है कि असममित अणु क्या होता है, प्रकाशिक रूप से सक्रिय होता है। असममित अणु कौन सा होगा, जिसमें POS एंड COS क्या हो, एब्सेंट हो। ओके, ध्यान रखना इसका। असममित अणु के दर्पण प्रतिबिंब एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। इसको भी आप आगे समझेंगे। अध्यारोपित का मतलब क्या होता है कि जिस जो उसका दर्पण प्रतिबिंब होता है, उसको अगर हम उस पर वापस से अगर हम उसके स्ट्रक्चर को जो कॉम्बाइन करें, उसको तुलना करें, तो वो मतलब जो क्या हो, वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होंगी। ओके, आप इसको आगे विस्तार से समझेंगे। ओके, नेक्स्ट, इस प्रकार से जो अध्यारोपित है वो उसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। अभी तो यहाँ पे क्या है, फिलहाल एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसका दर्पण प्रतिबिंब ये होगा, यदि अगर हम इसको इस पे इंसर्ट कराएं, इंसर्ट का मतलब जानते हो आप, इसको अगर इस पे इंसर्ट करवाएं, इसको यहाँ से उठा के इस पे रखा, तो ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, अध्यारोपित नहीं हो सकते। समझ में आएगा कि अध्यारोपण का मतलब क्या होता है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम क्रेल कार्बन की बात करते हैं, क्रेल कार्बन की कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको कंडीशन बताया कि क्रेल कार्बन क्या होता है, उसके जिसके 4 और क्या डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। ओके, कार्बन की वैलेंस कितनी होती है, 4 होती है, तो 4 ग्रुप अटैच होंगे। ओके, तो इस कार्बन को देखते हैं, इस पर एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक C क्लोरीन है, और एक ये टोटल ग्रुप है। तो इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो गए ना, तो एक ये क्रेल कार्बन हो गया, और एक क्या इस प्रकार ये भी सेम है। ओके,
तो आप क्या इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सब में इसमें कितने हो गए, 2 क्रेल कार्बन, इसमें भी कितने हो गए, सेकंड एग्जांपल में 2 क्रेल कार्बन हो गए। ओके, इसी प्रकार इसमें। तो आपको कंडीशन तो बस एक ही ध्यान रखनी है कि उसके 4 क्या हों, डिफरेंट ग्रुप अटैच हों। एग्जाम्पल तो एक ही बहुत होता है। ओके, नेक्स्ट आप इस प्रकार सब एग्जाम्पल इज़ वेरी इजी। ओके, आपको बस कंडीशन याद रखनी है। ओके, और ऑटोमेटिक सब चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, इसकी बात करें तो इसमें क्या क्रेल कार्बन क्या है, 0 है। ओके, क्योंकि कभी भी डबल डबल बॉन्डेड जो कार्बन होता है ना, वो कभी क्रेल कार्बन नहीं होगा। ओके, sp3 संग्रहित होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे आप इस प्रकार जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं कि क्रेल कार्बन के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जनरली कि इसमें क्रेल कार्बनों की संख्या बताइए। ओके, तो आप कर सकते हैं इनको आराम से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन विन्यास की बात करें कि जो इसमें हम कुछ विन्यास पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। ओके, तो क्या है कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि 3D अरेंजमेंट। ओके, 3D का मतलब समझते हो आपकी 3D में। ओके, तीनों जो तल होते हैं XYZ उनको स्पेस में रखते हैं। ओके, तो 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम ग्रुप्स इन मॉलिक्यूल इन स्पेस। ओके, उनका अरेंजमेंट होता है ना स्पेस में, वो क्या कहलाता है, कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ओके, तो हम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कई तरह के विन्यास पढ़ेंगे यहाँ पे हम। तो पहला विन्यास क्या है हमारा यहाँ पे, वेज डैश। ओके, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, स्वार्ट्ज प्रोजेक्शन। ओके, और जो असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को जो विन्यास पढ़ेंगे हम, DL विन्यास, RS विन्यास। ओके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसमें हमने EZ विन्यास के बारे में अध्ययन किया था। ओके, तो आइए हम इसको अध्ययन करते हैं कि जो ये हमारे क्या है कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो क्या क्या होते हैं। ओके, तो पहला हम कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं कि वेज डैश फार्मूला क्या होता है। ओके, तो वेज डैश फार्मूला क्या होता है, इट इज़ अ 3D फार्मूला। 3D का मतलब क्या होता है कि इसमें एक इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है इस प्रकार। ओके, 3D का मतलब क्या है कि इसमें एक तो तल के ऊपर होता है और एक क्या होता है तल के अंदर होता है। ओके, और ये क्या है इसकी पेरेंट कार्बन चेन ये। ओके, तो ये क्या है एक 3D स्ट्रक्चर है। हम 3D स्ट्रक्चर को इस प्रकार ही, क्योंकि जो अगर तल में है वो तो तल में है। ओके, वो तो क्या है 2D स्ट्रक्चर हो गई तल में, इसके क्या है 2 बॉन्ड तल में है तो क्या हो गई 2D स्ट्रक्चर हो गई। ओके, और एक क्या तल के अंदर है, एक तल के क्या है बाहर है। ओके, तल के अंदर वाले को हम डैश बोलेंगे, तल के बाहर वाले को वेज बोलेंगे। ओके, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वेज डैश फॉर्मूला। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड। एंड सेकंड बात करें फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की। ओके, तो इट इज़ अ 2D फार्मूला। ये क्या है 2D फार्मूला है। ओके, क्योंकि इसमें क्या है 2 तल हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। ओके, इसमें कोई बिलो एंड अबव द प्लेन नहीं होता है। ओके, यदि हम इसके 3D स्ट्रक्चर की बात करें, ओके, तो हम इसको इसको मतलब जो क्या इमेज कर सकते हैं ओनली, अदरवाइज ये क्या है एक 2D फार्मूला है। ओके, यदि हमें इसे क्या कन्वर्ट करना हो वेज में, यहाँ पे आगे पढ़ेंगे कि इसको फिशर प्रोजेक्शन है उसको हम जो वेज डैश फार्मूला है उसमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो इसी जो फिशर प्रोजेक्शन हमें इस प्रकार से प्राप्त हो सकता है, एक 2 कार्बन वाला, एक क्या 1 कार्बन वाला। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। ओके, वही यहाँ पे CI पे रूल लगाएंगे, इसकी क्या करेंगे वही क्या वरीयता क्रम देंगे, तो 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 3 नंबर इसका, 4 नंबर। ओके, तो आपको हमने EZ नोमेनक्लेचर बताया था, उसमें हमने CI पे रूल बताया था, तो आपको वो रूल एकदम ज़रूर याद होना चाहिए, क्योंकि वो रूल EZ नोमेनक्लेचर में भी काम आता है। ओके, RS विन्यास में भी काम आता है। ओके, तो RS विन्यास है जो इम्पोर्टेंट है आइसोमेरिज्म में। ओके, इसका क्वेश्चन तो मतलब पूछते ही हैं जनरली, बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो इसकी मिरर इमेज ये होगी। ओके, इसका विन्यास क्या है, R विन्यास है इसका, S है, 4 क्या है हॉरिजॉन्टल पे है। ओके, इसकी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ आगे RS विन्यास के लिए कि फिशर प्रोजेक्शन में RS विन्यास कैसे ज्ञात करते हैं। ओके, ये तो एग्जाम्पल है ओनली कि फिशर प्रोजेक्शन को हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं। ओके, इसका जो दर्पण प्रतिबिंब है उसका क्या होगा, S होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि
फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में सम संख्या में परिवर्तन करने पर सम संख्या में परिवर्तन करने पर विन्यास पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यदि फिशर प्रोजेक्शन विषम संख्या में परिवर्तन करते हैं तो हमें क्या एनाइंसोमर प्राप्त होता है। एनाइंसोमर के बारे में आप आगे अध्ययन करेंगे। ओके, तो ये क्या बोल रहा है कि सम संख्या में अंत परिवर्तन करने पर। ओके, अंत परिवर्तन का मतलब क्या होता है हम समझ आते हैं आपको। ये कोई हमें स्ट्रक्चर दे रखी है, अंत परिवर्तन का मतलब ये ग्रुप है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस प्रकार से हमने एरो के द्वारा समझाया इसको। ओके, तो अगर सम संख्या में ये यहाँ पे क्या एक बार हो रहा है। ओके, तो एक बार प्राप्त होने पर ये हो गया, ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई, फिर दूसरी बार किया। ओके, तो हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। तो मतलब सम संख्या मतलब सम, आप जानते हो सम विषम, तो सम संख्या में परिवर्तन करते हैं तो इसके जो विन्यास है उसमें कोई फर्क नहीं आता है। ओके, अगर इसका विन्यास ज्ञात करेंगे और इसका विन्यास ज्ञात करेंगे ना तो क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, ये कहना चाह रहा है ये। ओके, आप इसको एनालिसिस भी कर सकते हैं क्योंकि इसका विन्यास आर आ रहा है और इसका भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे कि फिशर प्रोजेक्शन में, पॉइंट में नोटेड कि फिशर प्रोजेक्शन में सम संख्या परिवर्तन करने पर उसके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ओके, अगर हम इनके रिलेशन की बात करें तो क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के क्या है, एनाइंसोमर। एनाइंसोमर को बोलते हैं प्रतिबिंब रूप समावयी। ओके, ये आपको नेक्स्ट आगे आप इनको विस्तार में पढ़ेंगे। वैसे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब तो होते हैं लेकिन एक दूसरे पे क्या है, द्रवित नहीं होते हैं, एनाइंसोमर कहलाते हैं। ओके, ये क्या है, आइडेंटिकल, आदर्श हैं क्योंकि इनके विन्यास सेम है, वो आइडेंटिकल होते हैं, आदर्श बोलते हैं तो। ओके, फिशर प्रोजेक्शन के बारे में क्या है कि ये क्या है, एक इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन होता है। ये क्या है, ग्रेसित संरूपण होता है। आप इनको आगे जो कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म आएगी ना, आप उसमें अध्ययन करेंगे इसका। ओके, तो अभी के लिए आप इसको याद रखें। ओके, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये हमारा वेलिडेशन फिशर प्रोजेक्शन हो गया, और जो न्यूमैन एंड सोहार्स है उसको हम कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में अध्ययन करेंगे। ओके, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बात करें डीएल, तो हमारा पहला जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होगा, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, डीएल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, डीएल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि ये जनरली जो कार्बोहाइड्रेट है, ओके, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, एमिनो एसिड है, एनालिन है, जो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनमें हम डीएल विन्यास निकालते हैं। ओके, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट क्रेल सेंटर एंड अकॉर्डिंग टू लोएस्ट क्रेल सेंटर के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट में क्या, इफ OH प्रेजेंट इन राइट साइड क्या होगा, डी, लेफ्ट साइड एल होगा। NH2 प्रेजेंटेड राइट साइड डी एंड प्रेजेंटेड लेफ्ट साइड एल। ओके, तो ये कंडीशन को आप ध्यान रखना कि राइट साइड है कार्बोहाइड्रेट में OH समूह तो डी होगा, लेफ्ट साइड है तो एल होगा। NH2 अगर राइट साइड है तो डी होगा, लेफ्ट साइड है तो एल होगा। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, इसमें क्या है, ये क्या है, राइट साइड है। ओके, तो ये क्या होगा, डी ग्लूकोज, डी गिल्सर एल्डिहाइड होगा इसका नाम। ओके, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें क्या लेफ्ट है तो ये क्या होगा, एल गिल्सर एल्डिहाइड। इसमें NH2 राइट है तो क्या होगा, डी एनालिन। ओके, लेफ्ट है तो क्या, डी एलानिन। ओके, तो एग्जाम्पल हैं, आप इनको समझ सकते हैं आराम से ऑटोमेटिक। इसमें क्या है, राइट साइड तो क्या है, डी ग्लूकोज, लेफ्ट साइड तो क्या, एल ग्लूकोज। NH2 लेफ्ट साइड, इसमें क्या है, NH2, यहाँ पे क्या है, NH2। ओके, तो ये क्या है, डी एमिनो अम्ल। ओके, तो आप डीएल विन्यास आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि जो वेजडेस फॉर्मूला है उसको हम कन्वर्ट इनटू फिशर कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा कि हम इसके पीसीसी का जो चयन करेंगे। ओके, तो ये हमारी इसकी पीसीसी हो गई, इसकी पीसीसी ये होती है, फिशर प्रोजेक्शन में आप देख सकते हैं। ओके, और हम अकॉर्डिंग टू एच देखेंगे, अगर जो हमारी मेन चेन है उसके अगर एच की दिशा देखेंगे, एच कौन सी डायरेक्शन में, तो एच क्या है यहाँ पे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एच आएगा, और अदर ग्रुप्स हैं उसको हम अपोजिट साइड में रखेंगे। ओके, समझ गए होंगे आप। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जांपल ये है हमारा, इसको इसमें हम जो कन्वर्जेशन है वो करते हैं। ओके, तो फिशर प्रोजेक्शन में आप सम संख्या में परिवर्तन करते हैं, पॉइंट वो आप ध्यान रखना, तो कोई परिवर्तन नहीं आता उनके विन्यास में। ओके, तो डीएल विन्यास आप सीख गए होंगे, ऊपर एग्जाम्पल का एग्जाम्पल्स थे, अदर एग्जाम्पल्स हैं ये आप देख सकते हैं आराम से। OH आपको वो कंडीशन ध्यान रखनी है, OH अगर
किस साइड है, राइट साइड है तो डी होगा, लेफ्ट साइड है तो एल होगा। ओके, हम इनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। किस प्रकार से कि 180 डिग्री के एंगल पे अगर हम इनको घुमा दें 180 डिग्री के एंगल पे। ओके, फिशर प्रोजेक्शन के लिए हमें कंडीशन है क्या, हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कि फिशर प्रोजेक्शन के लिए डीएल विन्यास निकालते हैं ना, तो पीसीसी जो पेरेंट कार्बन चेन है, कंडीशन है, नोट ध्यान रखना, जो ऊपर के एग्जांपल्स हैं ना वो इसी से सॉल्व होंगे कि पीसीसी का सही होना चाहिए। पीसीसी के टॉप पोजीशन पे क्या होना चाहिए, सीनियर फंक्शन ग्रुप, जो उसमें मेन फंक्शन ग्रुप होता है वो उपस्थित होना चाहिए। ओके, और जो सेकंड पॉइंट वो क्या हमारा कि पीसीसी सही नहीं है। ओके, तो उसे अंतर परिवर्तन करके, या तो अंतर परिवर्तन कर लो आप सम संख्या में, या फिर 180 घुमाकर उसे सही करेंगे। ओके, तो आप एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। हम यहाँ थे। ओके, तो इसका तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये तो डी हो जाएगा सीधा। ओके, और बात करें हम इस एग्जाम्पल की, तो इसमें क्या है, ये यहाँ पे टॉप पे नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे क्या सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले हम इसको टॉप पे लेके आएंगे इस प्रकार से, ये यहाँ पे ऐसे है। ओके, तो टॉप पे लेके आए एंड देन हमने इसका क्या निकाला, विन्यास निकाला। ओके, इस एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, समझ में आना चाहिए बस। ओके, एक एग्जाम्पल ही समझ लिया ना आपने अच्छे तरीके से, तो आप समझ सकते हैं। ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या है यहाँ पे, तो इसको 180 रोटेट कराओ 180, तो ये क्या है यहाँ पे टॉप पे आ गया। ओके, और ये पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। ओके, तो आप इस प्रकार आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अदर एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको अपनी बुक है उसमें से सॉल्व कीजिए, और रेगुलर प्रैक्टिस से आप आसानी से सीख सकते हैं। ओके, तो इन कंडीशन का ध्यान रखना, आप नोट्स हैं कि पीसीसी का ठीक होना ज़रूरी है, जब भी आप क्या निकाल सकते हैं फिशर प्रोजेक्शन में जो डीएल विन्यास है उसको। ओके, या फिर 180 घुमा के। ओके, तो वेज डैश फॉर्मूला है, उसमें हम डीएल विन्यास निकालने के लिए उसे हम फिशर प्रोजेक्शन में परिवर्तन करेंगे। ओके, वैसे तो वेज डैश का भी निकल जाएगा डीएल विन्यास, लेकिन क्या है वो थोड़ा टफ पड़ेगा, तो आप पहले उसको आसानी से क्या है फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। ओके, एंड देन अब बात करते हैं हम आर एस विन्यास की। डीएल विन्यास हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पूरा हो गया है। हमने बात की ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, वो पढ़ लिया हमने, और देन हमने बात की किसकी, डीएल विन्यास की, और अब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, निरपेक्ष विन्यास बोलते हैं इसको। सर्वप्रथम क्या करेंगे इसमें कंडीशन, सर्वप्रथम क्रेल कार्बन से जुड़े हुए चारों भिन्न भिन्न समूहों को CIP रूल, बताया था ना मैंने कि RS विन्यास में भी CIP रूल की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो जो CIP रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि उसमें क्या है। सबसे पहले परमाणु क्रमांक के आधार पर देखेंगे, फिर भार के आधार पर देखेंगे अगर समस्थानिक है तो। ओके, यदि फर्स्ट एटम सेम है तो सेकंड एटम के द्वारा देखेंगे। तो ये कंडीशन है, आप इनको याद रखिए और नंबरिंग करना जरूर सीखें। ओके, RS विन्यास के लिए पहले रूल हो गया। इसके पश्चात क्या है, हमें 1 से 2 जाना होता है। नंबरिंग करते हैं ना तो 1 से 2 जाएंगे। ओके, 1 से 2 जा रहे हैं, अगर बीच में क्या आ रहा है 4 आ रहा है तो हम निकल जाएंगे, अगर 3 आ रहा है ना तो हम नहीं निकलेंगे। ओके, इफ़ मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आर विन्यास होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एस होगा। आपको नीचे बताऊंगा मैं कि एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे देखते हैं। ओके, तो बात करते हैं पहले वेज डैश फॉर्मूला लेते हैं कि इसमें आर एस विन्यास ज्ञात कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए कंडीशन है कि इफ एल पी, ओके, इफ एल पी का मतलब क्या है, लोअर प्रायोरिटी, जो लास्ट का जो 4th नंबर का ग्रुप है, यदि वो क्या है डैश पे हो, डैश आता है बिलो द प्लेन, प्लेन के अंदर हो, तो क्या होगा आर का जो आर विन्यास हमें प्राप्त हुआ वो आर ही रहेगा, एस प्राप्त हुआ है तो एस ही रहेगा। ओके, ये क्या है 4th ग्रुप यदि डैश पे स्थित हो, ध्यान रखना। और यदि 4th ग्रुप नेक्स्ट कंडीशन वेज पे हो, किसके तल के बाहर हो, तो आर का क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, और एस का क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। ओके, ये क्या है वेज डैश फॉर्मूला है, उसके लिए कंडीशंस है। ओके, यदि लोअर प्रायोरिटी क्या हो प्लेन में हो, तो उस LP लोअर प्रायोरिटी को सम संख्या में परिवर्तन करते हैं, वही फिशर प्रोजेक्शन में करते हैं ना परिवर्तन। ओके, के द्वारा हम डैश पर लेकर आएंगे, तत्पश्चात RS विन्यास को निर्धारित करेंगे। ओके, तो आप RS विन्यास को वेज डैश फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओके, और यदि आप चाहें तो इसको फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करके और आप RS विन्यास भी उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ओके, ये इस प्रकार तो क्या थोड़ा टफ पड़ता है। ओके, वेज डैश से, क्योंकि इसमें आप
जो ये बिलो द प्लेन अबव द प्लेन है, इससे क्या है आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो आप मैं बता रहा हूँ कि मैं मेरा राय बता रहा हूँ कि मैं तो जनरली इसको मतलब जो फिशर प्रोजेक्शन है उसको लाइक करता हूँ। ओके, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हम बात करें एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। ये एग्जाम्पल है हमारा। ओके, इसमें नंबरिंग की, ये 1 नंबर, ये 2 3 4। ओके ओके, तो हमें क्या 1 से 2 जाना है। ये एरो है, बता रहा है कि 1 से 2 जा रहे हैं, 3 को क्रॉस नहीं करना है, इधर से नहीं आ सकते। ओके, तो ये क्या है, ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन, ये क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, ये डायरेक्शन, ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। और यदि जो हमारी कंडीशन थी, वो कंडीशन क्या थी, यदि फोर्थ ग्रुप, ये रहा फोर्थ ग्रुप, ये क्या हो, वेज पे हो, तो क्या होगा, विन्यास चेंज होगा। लेकिन ये वेज पे नहीं है, ये किस पे है, डैश पे है। ओके, ये पॉइंट भी नोटेड कि ये किस पे है, डैश पे है। तो डैश पे है तो हमारा विन्यास क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो एस का क्या, एस ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें इसकी, तो इसमें क्या है, डायरेक्शन ये है, तो ये क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी ये। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए विन्यास क्या होगा, आर होगा। ओके, फोर्थ क्या है हमारा, वेज डैश पे है, तो विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, तो एग्जांपल्स बहुत हैं समझने के लिए, आपको एक ही काफ़ी होता है, मैं आपसे बार बार बोलता रहता हूँ। तो एग्जाम्पल एक ही पर फोकस ज़्यादा करें। ओके, इसलिए अदर एग्जाम्पल्स को आप खुद से सॉल्व करें, और रेगुलर प्रैक्टिस से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो आर एस विन्यास का जो क्वेश्चन होता है ना, वो बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, और जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप समझ सकते हैं। ओके, जेईई नीट, अदर कॉम्पिटिशन्स की नहीं बोल रहा हूँ यार, कहीं आप समझ लें कि यार रीट पटवार में तो नहीं आते। ओके, एसएससी सीजीएल में भी नहीं आते, ना ही यूपीएससी में। ओके, तो आप इसको समझें। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, आइए। ये हमारा एग्जांपल है, इसमें नंबरिंग की हमने। ओके, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, हमें क्या है, 1 to 2 चलना है। ओके, इधर से, तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, एस हो जाएगी। ओके, सॉरी, इसके लिए क्या है, कंडीशन है कि फोर्थ, हमने हमारी थर्ड कंडीशन थी कि फोर्थ ग्रुप क्या है, प्रेजेंट एट द प्लेन। ये क्या है भाई, प्लेन में स्थित है। ओके, तो उसको पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वह देश में से कोई सी कंडीशन पे लेके आना पड़ेगा। ओके, तो वही सम संख्या में परिवर्तन करना है। ओके, वह देश में भी वही कंडीशन है, तो देन हमें क्या स्ट्रक्चर ये प्राप्त होगी। ओके, ये यहाँ पे कन्वर्ट किया, और एक यहाँ पे कन्वर्ट किया, सेकंड कन्वर्जन। ओके, एंड देन हमने क्या की, नंबरिंग की। ओके, तो ये हमारी क्या, ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, फोर्थ क्या है, वे डैश पे आ गया, नो चेंज इन कॉन्फिगरेशन। ओके, तो इस प्रकार कई एग्जांपल्स हैं, आप इनको समझ सकते हैं आराम से। ओके, हम लेते हैं 2 क्रेल सेंटर वाला का, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। ओके, ये हमें एग्जांपल लिया हमने, तो क्या यहाँ पे, इसमें क्या है, प्लेन पे है ये फोर्थ ग्रुप, यहाँ पे है ना, तो इसमें भी क्या होगा, इंटर कन्वर्जन होगा। ओके, यहाँ पे भी क्या है, ये प्लेन में है। ओके, तो इनमें क्या होगा, कन्वर्जन होगा। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट वाला है उसको लेते हैं। ओके, फर्स्ट वाले को लेते हैं हम पहले, सबसे समझते हैं इसको कि इसमें हम इंटर कन्वर्जन करेंगे। ओके, ये थोड़ा आपको दिख रहा होगा सही, आई होप। ओके, इसमें यहाँ पे इंटर कन्वर्जन 2 तरीके से इंटर कन्वर्जन करेंगे। आप ऊपर के एग्जाम्पल्स हैं उसकी तरह ही है, लेकिन इसमें क्या है, 2 क्रेल सेंटर हैं, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, इनका इंटर कन्वर्जन किया तो हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त हुई। ओके, इसको ध्यान से देखना, थोड़ा वाइटनर की वजह से इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। ओके, ये हमारी स्ट्रक्चर होगी। ओके, एंड देन इसमें क्या है, सभी जो ग्रुप्स हैं वो उनकी सही कंडीशंस पे आ गए हैं। ओके, एंड देन हमें 1 to 2 चलना है, तो ये हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज, तो इसका विन्यास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, पहले वाले कार्बन का। ओके, सेकंड वाले के लेते हैं, तो सेकंड में भी वही एक कन्वर्जन यहाँ करेंगे, एक यहाँ पे करेंगे। ओके, इस प्रकार हमें ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, इसमें 1 to 2 चलेंगे, वही ये क्या होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आर एस का विन्यास हो जाएगा।
सो आई होप स्टूडेंट आपको RS विन्यास फॉर वेज डैश फॉर्मूला के लिए समझ में आया होगा। उसके लिए आपको CIP रूल है, उसका ध्यान रखने होगा। और जो वेज डैश फॉर्मूला है उसके लिए 3 कंडीशन है। फोर्थ ग्रुप है, यदि वेज पे है तो क्या होगा, चेंज होगा। डैश पे है तो नहीं होगा, प्लेन में है तो हमें उसको वेज डैश में से कोई से जो उस पे लेके आना पड़ेगा। ओके, अगर हम बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला की। ओके, अब बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ओके, तो ये क्या है, वर्टिकल, ये क्या हॉरिजॉन्टल। ओके, तो इसके लिए क्या है कि यदि फोर्थ ग्रुप प्रेजेंट एट वर्टिकल तो आर का क्या होगा, आर ही रहेगा, एस का एस ही रहेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है कि फोर्थ ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट एट हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन पे, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस इज वर्टिकल। ओके, तो क्या होगा, आर का क्या होगा, एस हो जाएगा, और एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, तो वही उसी तरीके से वेज डैश में जो कंडीशन थी इसमें भी वही कंडीशन है, आपको ध्यान रखनी है ये दो कंडीशंस। ओके, एग्जांपल्स के क्वेश्चंस की बात करें, आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके वही CIP रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। ओके, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं इसमें। ओके, तो उनको आप ज़रूर याद रखें। ऑर्गेनिक है कि ऐसी चीज़ है इसमें कुछ ही चीज़ें ट्रिक याद करनी पड़ती हैं, अदरवाइज तो क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिज्म्स आएंगे आगे जो चैप्टर्स हैं उनमें। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, नंबरिंग की हमने 1 to 2 चलना है। ओके, इस प्रकार से 1 to 2 चले, लेकिन फोर्थ क्या है, हॉरिजॉन्टल, तो क्या होगा, हमारा विन्यास क्या हो जाएगा, चेन, एस का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, डायरेक्शन कौन सी थी, एंटी क्लॉकवाइज, एस, और क्या हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू आर हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार ये एग्जांपल है, हम दो करेल सेंटर वाला क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं। ओके, इसमें भी वही नंबरिंग करते हैं हम। ओके, नंबरिंग करते हैं तो 1 to 2 चलेंगे, लेकिन फोर्थ क्या है, हॉरिजॉन्टल, क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ओके, समझ गए आप। और इसमें भी वही क्या है, इसमें भी वो क्या है, एस का आर हो जाएगा। ओके, ये क्या है, एक बार ये कार्बन लिया है, एक बार क्या है, ये कार्बन लिया है इसमें। ओके, तो ये जो एस विन्यास है वो क्या है, इस कार्बन का होगा, और जो ऊपर वाले कार्बन है उसका विन्यास क्या होगा, आर होगा। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, ये समझ सकते हैं आप, थोड़ा ये इस प्रकार से दे रखा है इसलिए ये थोड़ी काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, जो ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म है उसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है, पूरे इसी वीडियो में हमने इन्वॉल्व किए हैं। ओके, तो आप बिल्कुल जो टोटल इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है वो आप इसी वीडियो में देख सकते हैं। ओके, अगली वीडियो तो है जो हमारी वो जो इसकी कैलकुलेशन है फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसके बारे में होगी। ओके, तो आइए जो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। ये एग्जांपल दे रखा है, दोनों कार्बन को अलग अलग लेके, यहाँ पे पहले ये कार्बन लिया फिर ये कार्बन लिया। ओके, तो इस प्रकार आप दोनों कार्बन को अलग अलग लेके कर सकते हैं। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है, सूडो क्रेल कार्बन के बारे में। सूडो क्रेल कार्बन क्या होता है, जब विपरीत जो क्या होते हैं, विपरीत विन्यासी कार्बन होते हैं उनके मध्य में जो कोई कार्बन बचता है ऐसे इस प्रकार, लाइक दैट, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है, तो उसके बीच में जो कार्बन होता है उसको हम सूडो कार्बन बोलते हैं। ओके, ये हमारी क्या है, स्पेशल पॉइंट ये क्या है, यहाँ पे अगर हम नोमेनक्लेचर करते हैं ना, हमें किसी नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़े तो हम आर को, जो वरीयता है आर को ज़्यादा देंगे, एस से, जेड में जेड को देंगे, सिस एंड ट्रांस में सिस को देंगे। ओके, एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी, आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एपीमर। एपीमर किसको बोलते हैं, एपीमर क्या होते हैं, ये थोड़ा, एपीमर होते हैं कार्बोहाइड्रेट के त्रिविम समावेश जिनमें कार्बोनिल कार्बन को छोड़कर अन्य किसी क्रेल कार्बन पर भिन्न भिन्न विन्यास उपस्थित हों, तो ऐसे समावेश क्या कहलाते हैं, एपीमर कहलाते हैं। ओके, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। एपीमर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट के त्रिविम समावेश जिनमें कार्बोनिल कार्बन को छोड़कर, ये क्या होगा, कार्बन कार्बन होता है, ये कार्बोनिल कार्बन होता है, जानते हैं हम एल्डिहाइड कीटोन। ओके, अम्ल उनमें कार्बोनिल कार्बन होता है, C डबल बॉन्ड बोलते हैं उसको। इसको छोड़कर अन्य किसी कार्बन पे क्या हो, अगर कोई विन्यास प्राप्त हो, ओके, C2 एपीमर, ये इसकी बात करें
तो जो सेकंड नंबर कार्बन है उस पर क्या है, ये विन्यास चेंज हो रहा है। हाँ, ये क्या सेकंड नंबर का कार्बन है, इस पर क्या है, विन्यास चेंज हो रहा है, तो ये क्या होगा, C2 एपीमर। ओके, नेक्स्ट इसकी बात करें तो क्या C4 एपीमर, तो 4 नंबर वाला कार्बन है। ओके, ये तो इस पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार कार्बन कार्बन को छोड़कर अन्य किसी कार्बन पे अगर हमें कोई चेंजिंग प्राप्त हो रही है तो वो क्या हो, हमारा एपीमर कहलाते हैं। ओके, कई बार पूछ लिया जाता है कि एपीमर एनोमर बताइए। ओके, सेकंड बात करते हैं एनोमर, कार्बोएल्डिहाइड सॉरी, कार्बोहाइड्रेट के त्रिविम समायोजन में कार्बन समूह के कार्बन पर क्या भिन्न भिन्न विन्यास प्राप्त होते हैं। इनमें अन्य कार्बन पर कोई विन्यास प्राप्त नहीं होता है, कार्बन कार्बन पर ही होता है। ओके, ये डिफरेंस है एनोमर और एपीमर में। ओके, इस प्रकार एग्जाम्पल दे समझते हैं इसको। ये क्या है, यहाँ जो OH था उससे क्या है, यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो जाएगी, C डबल बॉन्ड किस में हो जाएगा कन्वर्ट, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, हमारा विन्यास किस पे प्राप्त हो रहा है, हमें कार्बन कंपाउंड पे, कार्बन कार्बन पे। ओके, इसके जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर है। इस प्रकार ये इसमें भी वो क्या है, कार्बन जो कार्बन है उस पर हमें विन्यास प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारे क्या होंगे, एनोमर। सो समझ गए होंगे आप कि जो एनोमर एपीमर, एपीमर में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के अलावा अन्य किसी कार्बन में प्राप्त होता है, और एन जो एनोमर है उसमें क्या हो, कार्बन कार्बन पर ही प्राप्त होते हैं भिन्न भिन्न विन्यास। ओके, अगर हम चतुष्फलकीय एमीन के बारे में बात करें तो चतुष्फलकीय एमीन की संरचना स्थिर नहीं होती है। ओके, हम जो पिरामिडल इन्वर्जन, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, इन्वर्जन जानते हो आप, इन्वर्जन क्या आप समझेंगे, तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं चतुष्फलकीय एमीन। ओके, NH3 की स्ट्रक्चर लेते हैं कि इन्वर्जन जानते, इन्वर्जन आप जो वर्ड से ही पता चल रहा है इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन आपको समझते हैं कि ये इन्वर्जन समझते हैं आप कि नाइट्रोजन एटम पर लोन पेयर एक फेज से गायब होकर नाभिक से होते हुए दूसरी विपरीत दिशा में प्रकट हो जाते हैं, ये क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। ओके, इस प्रकार एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ये क्या है, हमारा समचतुष्फलकीय sp3 संकेत क्या है, NH3 एमीन है ये। ओके, इसका जो रूम टेम्परेचर पर ही क्या स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ओके, ये क्या है, ये दोनों एनोमर एक समान मात्रा में प्राप्त होते हैं परंतु दोनों की घूर्णन की विपरीत दिशा में होते हैं। घूर्णन क्या होता है, विपरीत दिशा में, इसलिए ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं, और इनका मिश्रण ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ओके, क्योंकि एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। एक का विन्यास का होगा R होगा और एक का क्या होगा, S होगा, इसलिए। ओके, 100% रेशमीकरण के कारण नाइट्रोजन एटम को स्टीरियो सेंटर नहीं मानते हैं। ओके, स्टीरियो सेंटर नहीं मान सकते क्योंकि इसका इन्वर्जन होता रहता है। ओके, इन्वर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा 7 किलो कैलोरी पर मोल कमरे के ताप पर उपस्थित होती है, अत्यंत पृथक करना आवश्यक नहीं है। ओके, फॉस्फोरस के इन्वर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा 18 से 21 किलो कैलोरी होती है, जो कि रूम टेम्परेचर पर उपलब्ध नहीं होते थे। फॉस्फोरस में पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होता है। ओके, तो नाइट्रोजन एटम पे क्या होता है, क्योंकि जो आवश्यक ऊर्जा है वो 7 किलो कैलोरी पर मोल होती है, कमरे के ताप पर इतनी ऊर्जा आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ओके, लेकिन फास्फोरस, यदि हमें स्टीरियो सेंटर, ओके, ये स्टीरियो सेंटर नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या है, इन्वर्जन होता रहता है। अगर हमें स्टीरियो सेंटर बनाना है तो हम कुछ कंडीशन लेंगे। ओके, यदि फर्स्ट कंडीशन क्या है, LP इज एब्सेंट, या इस पे अगर LP क्या हो, एब्सेंट हो, तो हम स्टीरियो सेंटर मान सकते हैं। ओके, इन्वर्जन नहीं होगा इसमें, इस कंडीशन में। इफ बल्कि ग्रुप्स आर प्रेजेंट, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ओके, तो इसको क्या है, इन्वर्जन करने में क्या होगी, परेशानी आएगी। ओके, हायर एनर्जी रिक्वायर्ड, बहुत सारी एनर्जी चाहिए इन्वर्जन के लिए। ओके, जो कि क्या है, रूम टेम्परेचर पे क्या है, उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए क्या है, इन्वर्जन नॉट पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ LP प्रेजेंट इन स्मॉल रिंग, स्मॉल रिंग है तो उसमें क्या होगा, स्ट्रेन ज़्यादा होगा। ओके, तो क्या है, ऑर्गेनिक में चीज़ें क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। ओके, LP प्रेजेंट इन स्मॉल रिंग, तो क्या होगा, तनाव होगा, इसलिए क्या है, मॉलिक्यूल में कोई इन्वर्जन नहीं होगा, अतः क्या होगा, ये स्टीरियो सेंटर कहला सकता है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म इनक्यूमुलेटेड एंड बाइफिनाइल स्पायरो रिंग है, उसको हम जो नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसमें पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो
जो ये टॉपिक है, सॉरी ये टॉपिक है ना, इसको हम इसी वीडियो में लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कैलकुलेशन का हो जाएगा। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है, क्यूमुलेटेड, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थी उसमें भी आई थी ये। ओके, तो क्यूमुलेटेड पॉलिन्स किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटेड सिस्टम। ओके, अगर सम संख्या में है तो क्या नॉन प्लेनर होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव विदाउट क्रेल सेंटर। ओके, ऑड नंबर हमें है तो क्या होगा, जीआई दर्शाएगा वो। ओके, तो सम विषम का ध्यान रखना, यदि विषम संख्या में डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, जीआई दर्शाएगा, सम संख्या में है तो क्या ओआई मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा। ओके, ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, सम संख्या में है वो नॉन प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएगा, लेकिन सेम ग्रुप होने की वजह से नहीं दर्शाएगा। सेम ग्रुप अगर डिफरेंट ग्रुप होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जरूर दर्शाता है। ओके, बाइफिनाइल की बात करें हम तो कंडीशन क्या है, नॉन प्लेनर सिस्टम होना चाहिए, प्रत्येक वाले पे भिन्न भिन्न ऑर्थो पोजिशन पे क्या हो, भिन्न भिन्न समूह उपस्थित होने चाहिए, ऑर्थो पोजिशन हैं, इन पे भिन्न भिन्न ग्रुप अटैच होने चाहिए। ओके, दोनों ब्लॉक जो ये ऑर्थो स्थिति है ब्लॉक होने से सिस्टम नॉन प्लेनरी बने रहेगा, क्योंकि घूर्णन क्या हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाता है। कंडीशंस वही हैं। ओके, लेकिन क्या हुआ, सम संख्या में होनी चाहिए, उसमें क्या थी, विषम संख्या में थी। ओके, तो यहाँ पे क्या सम विषम का ही लोचा है और कुछ भी लोचा नहीं है यहाँ पे। वही स्पाइरो रिंग की बात करें, स्पाइरो रिंग यदि सम संख्या में है तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दर्शाएंगे, विषम संख्या में तो डिफरेंट ग्रुप क्या क्या दर्शाएंगे, जीआई दर्शाएंगे, बस और कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल पहले ईजी है। ओके, एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसमें 3 है तो जीआई दर्शाएगी, ओआई नहीं दर्शाएगी। इसमें 2 हैं, ओके, तो ओआई दर्शाएगी। इसमें 3 है लेकिन क्या ग्रुप सेम है तो ये क्या जीआई नहीं दर्शाएगी। ये इसमें 2 है लेकिन ग्रुप क्या है, सेम है तो ओआई नहीं दर्शाएगी। ओके, तो ये क्या है, बिल्कुल ईजी है, क्यूमुलेट सिस्टम एंड पॉलीस्पायरो बाइफिनाइल है। तो ये क्या है, सम संख्या में तो ऑप्टिकल ज्योमेट्री और विषम संख्या में तो क्या ज्योमेट्री समावेश होता है। बस दैट्स इट। तो क्या है, बस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। ओके, तो आज की वीडियो सो आई होप कि ये बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसका पूरा इंट्रोडक्शन, पूरी जो नॉलेज है वो हमने आपको इसमें दी है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ओके, और यदि हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।